Hello students, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to start with our first chapter of class 12 chemistry, that is solution. Okay, so पढ़ते हैं solution के बारे में. What is solution? ठीक है, तो start करते हैं. Solution is what? It's a homogeneous mixture of two or more than two components. है ना, क्या है ये? It's a होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, सो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है. ओके, सो आपने क्लास 9th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मिक्सचर, है ना. हमने एक टर्म पढ़ा है क्लास 9th में, डेट इज कॉल्ड मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो चीज को आपस में मिला देना. किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में आप मिला देंगे तो उसको आप क्या कह सकते हैं? मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, तो मिक्सचर जो है ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग मिक्सचर टू पार्ट्स में डिवाइड थे. फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर. फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस. ठीक है, एज यू नो. तो होमो मीन्स यहाँ क्या था? होमो मीन्स व्हाट? होमो मीन्स होमो मीन्स व्हाट? होमो मीन्स सेम, है ना. वेयर इज हेट्रो मीन्स व्हाट? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. Okay, so homo means same. It means the type of mixture in which the composition is same throughout the system. The type of mixture in which the composition is same throughout the system is known as the homogeneous mixture. है ना? Whereas if we're talking about the heterogeneous mixture, so heterogeneous mixture is what? In which the particle can be seen easily. है ना? जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे पार्टिकल आप आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सो दैट आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. तो टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, है ना. टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन. सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन. ओके, ठीक है. तो शुगर सॉल्यूशन, जब भी हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके अंदर जैसे पानी है, इसमें जब हमने शुगर ऐड किया तो आफ्टर अ डिसोल्यूशन, जैसे ही डिसॉल्व होगा उसके बाद आप पाएंगे कि आप वो जो सॉल्यूशन जो आपका बना है वो सॉल्यूशन में आपको शुगर का एक भी पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, है ना. इट मीन्स आप एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ भी मिक्स करो उसके बाद एक सिंगल पार्टिकल ना दिखाई दे, है ना. तो इस तरीके के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. वहीं अगर हम बात करें सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन की, तो अगर आप वाटर में सैंड को डिसॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि जैसे उसे अनडिस्टर्ब छोड़ा है तो वो ऐसे नीचे पीपीटी की फॉर्म में सैंड कलेक्ट हो जाएगी, है ना. ऐसे पीपीटी की फॉर्म में सैंड कलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही आप उसको फिर स्टर आउट करना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि वो सैंड के पार्टिकल जो है वो वापस से क्या होंगे? घूमने शुरू हो जाएंगे. लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल जो है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे, है ना. तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, सो आई होप you understand very well about the homogeneous and the heterogeneous mixture. So now we go to our topic, solution. The solution is what? It's a homogeneous mixture of टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, बस यहाँ पर लेकिन ये दोनों जो है केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए. केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं. क्या होते हैं? केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं. नॉन रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, ठीक है. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन जो है वो हमारे दो पार्ट से मिलके बना हुआ है. अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट वन इज योर सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज योर सॉल्वेंट. फर्स्ट वन इज योर सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज योर सॉल्वेंट. अब ठीक है, तो सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस that are present in a very minimum amount in your substance, minimum amount in your solution, or we can say lesser amount, lesser amount, है ना. ठीक है, और and we can say small quantity, है ना. तो solute is what? Which are present in a very small quantity in your system. Here you can see the definition. The component that is present in a minimum quantity is known as solute. वो component जो आपके solution में बहुत कम मात्रा में हो उसे हम क्या बोलते हैं? solute बोलते हैं. लेकिन अगर हम बात करें फिर solvent की, तो solvent is what? Which are present in
वेरी लार्ज अमाउंट, विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, या तो लार्ज अमाउंट में हो, और वी कैन से इट्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, है ना। तो इस तरीके के सब्सटेंस को क्या, इस तरीके के पार्ट को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना। तो यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट हियर आल्सो, द component that is present in a large quantity is known as solvent. Solvent is determine the physical state of the solution, है ना। अब इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट क्या है, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने शुगर सॉल्यूशन ही बनाया, है ना, तो शुगर इज व्हाट, शुगर इज सॉलिड, वेयर एज वाटर इज व्हाट, इट्स इन लिक्विड, है ना, ये लिक्विड में, ठीक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको देख के क्या लगेगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन, है ना। तो यू कैन इजीली फाइंड दैट द सॉल्यूशन इज व्हाट, लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाई यू कैन से that the solution is liquid, because the solvent present, because the solvent present in the sugar solution is water, which are liquid, and that's the reason your solution is liquid नेचर, है ना। तो जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा बना, लिक्विड पे बना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फिजिकल स्टेट उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, वो सब्सटेंस जो कि बहुत ही कम मात्रा में डला हो, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज नोट करने वाली है कि सॉल्यूट जो है वो टू और मोर देन टू हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा भी, एक दो से ज्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो हमेशा एक ही रहता है। तो एक और डेफिनेशन है सॉल्यूट की, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व, विच इज डिसॉल्व, जो घुल रही है, इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, वेयर एज द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, है ना। वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसी उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन कंटेन्स only two component is called binary solution, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ move to the next slide. Okay, so now start with the next topic, that is the types of solution, that is what, the types of solution। देखिए, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो उसको कैटेगराइज किया गया थ्री टाइप्स में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन, है ना। थ्री टाइप में आपके सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। अब आप समझ सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, इन विच योर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड फेज, है ना, वेयर एज लिक्विड सॉल्यूशन इज व्हाट, in which your solvent is present in a liquid phase, as well as same gas is what, गैस सॉल्यूशन इज व्हाट, इन विच योर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ गैशियस फेज, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, आपका तीनों ही सॉल्वेंट जो है वो क्या है, किस फेज में दिख रहा है, सॉलिड फेज में दिख रहा है। लेकिन अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सॉल्वेंट किस फेज में दिख रहा है, आपका लिक्विड फेज में दिख रहा है। एंड देन गैस सॉल्यूशन की बात करें तो गैस में तीनों ही क्या है, गैशियस फेज में दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में पहला देखिए, जिसमें एज यू नो सॉलिड सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट की। सॉल्यूट, इफ द सॉल्यूट इज आल्सो एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फेज, है ना, देन व्हाट, देन किस तरीके के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, देखिए, एलॉयज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एलॉय या गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। एग्जांपल देखिए, alloy of metal means what, mixing of alloy mean मतलब क्या होता है, सबसे पहले alloy is what, mixing of two or more than two metal और metal non metal, है ना। जब दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल नॉन मेटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉय ऑफ मेटल, मेटल का एलॉय जो होता है, जैसे यू नो अबाउट ब्रोंज, ब्रोंज इज ऑल्सो एलॉय, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे, ब्रास इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अलॉय, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलॉय के। सेकेंड इज गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट मीन्स व्हाट, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरीज देखेंगे तो गोल्ड की ज्वेलरीज में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं होता है, उसमें
थोड़ी कॉम्पोजिशन कॉपर की भी मिक्स रहती है। तो कॉपर मिक्स रहता है गोल्ड के अंदर, उसके बाद भी अगर आप गोल्ड की ज्वेलरीज को देखेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ तो मतलब मुझे कुछ और पार्टिकल दिख ही नहीं रहा है, मतलब आपको कॉपर का पार्टिकल ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर भी पाएंगे उसे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्टिकल जो है आफ्टर द मिक्सिंग आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मिक्सिंग किस तरीके की हुई है। ओके, देन next is when the solute is present in a liquid phase and solvent is present in a solid phase। ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इज अमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अच्छा, अमेलगम क्या होता है, ठीक है, तो बात करते हैं अमेलगम की। मरकरी जो है हमारा, ये मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। ये जो मरकरी है, ये मरकरी जिसके भी साथ सॉल्यूशन बनाएगा, है ना, तो उस सॉल्यूशन को अमेलगम बोलेंगे, है ना, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अमेलगम बोलेंगे। जैसे अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, है ना, इट मीन्स क्या कि मरकरी जो है वो सोडियम में मिक्स हुई है, तो मरकरी की क्वांटिटी यहाँ कम है, सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा है ना, लेकिन मरकरी जिसके भी साथ सॉल्यूशन बनाएगा उस सॉल्यूशन को हम अमेलगम ही बोलेंगे। ठीक है, तो अमेलगम बस कुछ नहीं, मरकरी के सॉल्यूशन का नाम है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द गैस इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, है ना, एंड द सॉलिड इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर निकल, है ना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अच्छा, पहले तो हम इसी पढ़ लेते कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल क्या है। क्लास 11th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी इससे रिलेटेड, अगर आपको याद आ रही हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पर याद कराने की कोशिश करती हूँ, क्या है ये, यहाँ इसमें हम देखते हैं CH3 CS CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, है ना, जब हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल, है ना, या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, है ना, इसकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, तो होता क्या है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है एक इस साइड और एक इस साइड अटैच हो जाता है, एंड फाइनली हमें क्या मिलता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपके जो ग्रुप ये इथीन है, इस इथीन के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, इथेन बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का किस नाम से जाना जाता है ना, एक तो हम कह सकते हैं कि इसको हाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन इसका एक और नाम है, उस रिएक्शन का नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके, सो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है ना, तो गैस है तो रिएक्शन कराने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसीलिए हम प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल की सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है, एक सॉलिड है, ये सॉलिड है तीनों ही, और इसमें गैस को जो है स्ट्राइक कराया गया है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। ओके, नाउ कम टू द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं हम जब क्वांटिटी लिक्विड की ज़्यादा हो एंड सॉलिड की कम हो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने देखा था दैट इज सुगर सॉल्यूशन, है ना, सुगर सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, है ना, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इसका। देन आते हैं लिक्विड इन लिक्विड पे। लिक्विड इन लिक्विड मीन्स एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, डाइल्यूट एसिड विद एल्कलीज, है ना, दीज आर एल्कलीज क्या होते हैं, अच्छा एल्कलीज आए, डाइल्यूट एसिड तो आप समझ सकते हैं कि जब वाटर मिला दिया है किसी एसिड पे तो डाइल्यूट हो गया वो, लेकिन एल्कलीज देखते हैं, एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज एक्चुअल में ऐसे बेस होते हैं, एक ऐसे बेस होते हैं, बेसिस dissolve which dissolve in water। ऐसे बेस, यूजुअली बेस डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे कि यूजुअली बेस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके के बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, इस तरीके के बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड इन लिक्विड। देन बात करते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, है ना, एंड द सोडा वाटर, सोडा वाटर और कार्बोनेटेड वाटर यू कैन से, है ना, कि जब हम क्या करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं कोई, है ना, वाटर ले लेते हैं, उसमें हम क्या कराते हैं, प्रेशर की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर कंप्रेस्ड करते हैं, है ना, तो ये क्या है, लिक्विड वाटर लिया हमने, है ना, उसके अंदर हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस करा, तो ये क्या है, एग्जांपल हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
देन नेक्स्ट आते हैं हम गैसियस सॉल्यूशन में। गैसियस सॉल्यूशन में हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर, सॉलिड एंड गैस। बेस्ट एग्जांपल इज कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, है ना। कैंपर यानी कपूर, है ना, कपूर, कैंपर किसे बोलते हैं, कपूर। नाइट्रोजन गैस में कपूर का होना, ठीक है। तो कपूर क्या एक सॉलिड फेज में है, वही नाइट्रोजन क्या है गैस फेज में। या फिर नेफ्थलीन इन एयर, नेफ्थलीन की बॉल देखी होगी आपने। एयर क्या है, एयर गैस है जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी है इसकी, है ना। लेकिन नेफ्थलीन क्या है, नेफ्थलीन की सॉलिड बॉल होती है, ठीक है। तो नेफ्थलीन की बॉल जब एयर में हो, तो ये एग्जांपल है आपका सॉलिड इन गैस। देन लिक्विड इन गैस is a chloroform mixed with the nitrogen gas या water vapor in air. Best example is a water vapor, है ना, water vapor in air. Best example is what, water vapor in air, ठीक है। तो ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ क्लोरोफॉर्म वाले एग्जाम्पल की। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म is CHCl3 when chloroform is mixed with nitrogen gas। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो नाइट्रोजन से मिक्स हो, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एंड वाटर वेपर, बेस्ट एग्जांपल इज अ वाटर वेपर, है ना। एंड द लास्ट वन इज अ गैस इन गैस, द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, है ना। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, I hope you understand these topics. Now, come to the next topic, that is, okay. So next topic is the concentration of the solution. Next topic is the concentration of the solution. Concentration of solution की बात करते हैं तो concentration of solution is divided into two part. Concentration of solution is divided into two part. First one is the mass related. First one is the mass related and second one is the volume related, है ना। mass related and volume related. Mass related is what, which does not depends upon the temperature, which does not depends upon the temperature is called mass related, है ना। ये क्या है, और we can say it's a temperature 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 independent, है ना। और वी कैन से इट्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, है ना। वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स की, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म इज व्हाट, इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मास रिलेटेड, सेकंड वन इज योर वॉल्यूम रिलेटेड। मास रिलेटेड इज व्हाट, which is temperature independent, whereas volume related is temperature dependent, ठीक है। तो on the basis of this we can categorize our concentration terms, है ना, into different parts, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले मास रिलेटेड टर्म्स। तो मास रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो मास रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहला आता है मास बाय मास परसेंट। सबसे पहली टर्म आएगी यहाँ पर मास बाय मास परसेंट। देन उसके बाद बात करते हैं मोलैरिटी। देन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। एंड देन इसके बाद से सबसे लास्ट ppm और ppb, यानी पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, ठीक है। वही बात करें अगर हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स की, तो इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, देन मोलैरिटी, एंड लास्ट वन इज नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं मास रिलेटेड और वॉल्यूम रिलेटेड, ये दोनों ही फोर डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स इज डिफाइंड एज व्हाट, इट्स अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स किस पे डिफाइन, अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
है ना, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन के हमने ऑलरेडी कैटेगराइज कर लिया, अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की में फर्स्ट टर्म मास बाय मास परसेंट, है ना, वी कैन से m by m percent और we can say w by w percent, है ना, both terms are the same। ठीक है, तो बात करते हैं mass by mass percent। it is defined as the mass of the component present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना हुआ है, उसके अंदर, है ना, सॉल्यूट के मास कंसेंट्रेशन कितनी है, इससे आप डिफाइन क्या करेंगे, मास बाय मास परसेंट को डिफाइन करेंगे। देखिए, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन into 100 divided by total mass of the solution, divided by what, total mass of the solution। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 10% aqueous solution of glucose by mass mean that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, है ना, and the resulting is 100 gram of solution। चलिए पहले तो हम यही देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट मीन्स सॉल्यूट इज 10 ग्राम, है ना, 90 ग्राम ऑफ वाटर इट मीन्स सॉल्वेंट इज 90 ग्राम, है ना, तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन जो बन के आया वो कितने ग्राम का बन के आया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन के आया। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन के आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, द कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो टर्म है मास परसेंट, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी एक यूज एरिया है कि इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है कि इंडस्ट्रीज में जो केमिकल होते हैं उसको उसमें इसका यूज किया जाता है मास परसेंट का। ओके, सो ये टॉपिक क्लियर होगा। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम परसेंट, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि इन सबसे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल और होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो डैट मैं इन हर टॉपिक्स के ऊपर मोस्ट प्रोबेबल जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो सारे ही न्यूमेरिकल उसमें मैं कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम परसेंट, यानी वी बाय V percent. It is defined as the volume of component present in 100 ml of solution. सेम है, वहाँ मास था, यहाँ वॉल्यूम है ना, सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, आप देख सकते हो, वहाँ पर यहाँ मास था, यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम का जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ इथेनॉल solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in 90 ml of water such that the total volume of the solution is 100 ml, है ना, तो यहाँ क्या है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 90 ml वाटर में आपने क्या किया है 10 ml इथेनॉल डाला है, तो टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया वो कितना आया, वॉल्यूम कितना आया टोटल सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 10 प्लस 90 यानी 100 आ गया, है ना। द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स लिक्विड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, है ना, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंट या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, थर्ड टर्म, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए देखते हैं, इट इज द मास ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगेन द सेम थिंग, है ना, कि क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका, तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम फॉर्मूला है, बस जहाँ पर वहाँ जहाँ मास और वॉल्यूम को ही इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्ट पर मिलियन, ppm, है ना। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, चलो हाँ यहाँ लिखा भी है। ट्रेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हो। जब कोई सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में बहुत ही कम मात्रा में हो, ट्रेस अमाउंट में हो, बहुत ऐसा हो कि बहुत ही कम जिसे कहते हैं, है ना, तो इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द पार्ट पर मिलियन, है ना। तो उसको हम, उस कंसंट्रेशन को हम पार्ट पर मिलियन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स इन मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्ट, मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन पार्ट्स में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब अगर हम 1 मिलियन ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल्स हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं पार्ट पर मिलियन। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो पार्ट पर मिलियन यानी ppm, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, जो भी कंपोनेंट आपने उसमें डाला है, जो भी ट्रेस अमाउंट में डाला हुआ है वो, इनटू 10⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो उससे डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट पर मिलियन, और इसी तरीके से आप पार्ट पर बिलियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर जहाँ 10⁶ लिखी है वहाँ 10⁹ हो जाएगी। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगी, 10⁹ हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द थिंग सेम रहेगी। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन, नेक्स्ट इज द कंसेंट्रेशन इज द पार्ट पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमोस्फेयर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दिस। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको इस टर्म में, और हम इसको ppm में बोल सकते हैं, जहां पर म्यू और जी का मतलब क्या है, माइक्रोग्राम, जहां म्यू और जी का मतलब क्या है, माइक्रोग्राम है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज द मोल फ्रैक्शन। ओके, सो मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, है ना, KIE, काई से डिनोट करते हैं, एक्स बना के, जो एक्स है, एक्स से ये वाला जो साइड है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ये काई का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से ही बनाते हैं, तो आप जैसे प्रेफर करें। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वीडियो बहुत फास्ट अगर हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी स्लो करने की, और अगर स्लो है तो भी आप बता दीजिएगा, सो डैट मैं इसको मैनेज कर पाऊँ उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ a particular component to the number of mole of the solution, number of mole। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, अच्छा नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दे रखा है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या होगा, गिवन GW, गिवन वेट को GW लिख देते हैं, है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, है ना। ये सब ए का है, किसका है, ए का है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके नीचे लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास of A plus given weight of B upon molecular mass of B, molecular mass of B। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, है ना। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए अगर आपको निकालना है तो आप कंपोनेंट ए को ऊपर रखिए, अपॉन टोटल सॉल्यूशन आप नीचे रखिए। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे इसी तरीके से अगर आपको कंपोनेंट बी का निकालना है तो कंपोनेंट बी को ऊपर रखिए, अपॉन कंपोनेंट ए प्लस बी यहाँ रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक टर्म है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। इट मीन्स अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में
किसी एक की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंस, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें काई ए निकालने के लिए बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे, वन में से काई बी की वैल्यू गिवन होगी ऑब्वियसली, है ना। तो काई बी की जगह वन की इसकी वैल्यू रखेंगे, वन से माइनस करेंगे, तो हमारी काई ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, इफ बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, है ना। तो if the number of mole of A and B are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A, that is chi A, is equals to number of mole of component A upon number of component of A and B दोनों। ठीक है, ऐसे ही B के लिए निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, तो chi A प्लस chi B यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, then इसके बाद से that is in a given solution the sum of the mole fraction of all the components is unity, and if there are ion component, अगर बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे, कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, उन सब का अगर आप सम करेंगे तो that is equals to 1 ऑलवेज, है ना। आप कितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, उसको अगर आप सम करेंगे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1, वो हमेशा क्या है 1 के इक्वल ही रहेगा। सो मोल फ्रैक्शन इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैस मिक्सचर। ठीक है, गैस मिक्सचर जो होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, so it is defined as the number of mole of solute dissolved per liter of solution। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपके पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, ये आपकी मोलैरिटी कहलाती है। अच्छा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखा है, सॉल्यूशन, है ना। इस पॉइंट को मार्क करो, ये क्या लिखा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी ऑलरेडी है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना। तो इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है इसकी, और उसके अंदर हम कुछ और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है और उसके अंदर कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम अभी पढ़ के आए पीछे, इज व्हाट, गिवन वेट, जो आपको वेट गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। सॉल्यूट का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है ना। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, सो ये क्या कैलकुलेट आप क्या कर सकते हैं, इससे मोलैरिटी कर सकते हैं। तो हम इसका अगर फॉर्मूला ऐसे लिखने की कोशिश करें तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर आपका न्यूमेरिकल जो है वो लीटर में गिवन है तो आप इस तरीके ये फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल जो है उसमें ml में वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, मोलैरिटी का। ठीक है, मोलैरिटी का सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं होता है, इसके अलावा दो और फॉर्मूले हैं मोलैरिटी के। ठीक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। एक आपका फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, इट्स फॉर्मूला नंबर 1, its formula number 1, then formula number 2 is m1 v1 is equals to m2 v2। ठीक है, इट्स फॉर्मूला नंबर 2। जब आपको कोई दो सब्सटेंस की मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन हो, जिसमें से किसी एक का मोलैरिटी गिवन हो और वॉल्यूम भी गिवन हो, किसी दूसरे का वॉल्यूम गिवन हो लेकिन मोलैरिटी निकालनी हो, या फिर मोलैरिटी गिवन हो या वॉल्यूम निकालना हो, ऐसी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज, थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं, व्हेन m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन अपॉन व्हाट, अपॉन v1 प्लस v2, है ना। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी, है ना। तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। जब आपको कोई सब्सटेंस गिवन है, कोई सॉल्यूशन गिवन है जिसमें मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ गिवन है ना, और लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल मोलैरिटी क्या आएगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की ओवरऑल मोलैरिटी क्या आएगी। सो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो ये थे आपके 3 फॉर्मूले मोलैरिटी के। So for example, 1 mole of NaOH solution means that 1 mole of NaOH, है ना, 1 mole of NaOH is what 40 ग्राम, है ना। 40 ग्राम कैसे, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम इज 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16, हाँ ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1, है ना। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 40 आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ NaOH मीन्स 40 ग्राम ऑफ NaOH, है ना, विच इज डिजॉल्व विद 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक है, next topic is molarity. Next topic is molarity. It can be denoted by small m, and it is defined as a number of mole of solute present per kg of solvent. मतलब आपको एक सॉल्वेंट गिवन होगा, उसके अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। जहां हमने मोलैरिटी में पढ़ा कि सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है जिसके अंदर आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा कि हमारे पास सॉल्वेंट है और हम उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर m solution of KCl means that 1 mole यानी what 74.5 gram of KCl is dissolved in the 1 liter of water. KCl आप समझ सकते हैं, आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से अभी हमने NaOH कैलकुलेट किया। ओके, so among the different method of expressing the concentration of the solution, mass percent, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी क्या है आपकी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वही मोलैरिटी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मास इज नॉट, है ना, जो कि हम अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और हम आगे के टॉपिक्स अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि 3 to 4 वीडियोस में हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।